हम लोग अक्सर ना सड़क पर एक अजीब सा खेल खेलते हैं। कभी नोटिस किया है कि जैसे ही ट्रैफिक लाइट येलो होती है तो रुकने के बजाय लोग अपनी स्पीड ऐसे बढ़ा लेते हैं जैसे किसी रेस का स्टार्टिंग सिग्नल मिल गया हो। हाँ बिल्कुल। और हम सब ने ये कभी ना कभी किया ही है। वो जो 2 सेकंड बचाने की एक जल्दबाजी होती है ना। वही तो, वो किसी गाड़ी को ओवरटेक करने का छोटा सा थ्रिल। जब तक सब कुछ ठीक रहता है तो हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं। सही बात है। और अगर कोई माइनर एक्सीडेंट हो भी जाए तो दिमाग उसको बस एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखता है। मतलब बम्पर डेंट हो गया या हेडलैम्प टूट गया। हाँ, या फिर डॉक्टर एक्सरे दिखाकर बोलता है कि देखिए यहाँ हड्डी में फ्रैक्चर है। हम इंसानों को ना चीजें विजिबल और कैटेगराइज्ड बहुत पसंद है, पर आज इस चर्चा में हम उस विजिबल डैमेज से बहुत आगे जाने वाले हैं। आगे यानी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़क के गड्ढों की बात नहीं होगी आज। बिल्कुल नहीं। आज हम उस खामोशी की गहराई में उतरेंगे जो एक सड़क हादसे के बाद किसी घर में छा जाती है। आज का हमारा फोकस सैयद अब्दुल हकीम की किताब हर घर से एक सैनिक के एक बहुत ही स्पेसिफिक और पावरफुल हिस्से पर है। राइट। चैप्टर 3 व्हेन द होम ब्रेक्स। एग्जैक्टली। और इस डिस्कशन का मकसद उस आहा मोमेंट तक पहुंचना है जहां हम ये समझ पाएं कि एक एक्सीडेंट सड़क पर शुरू जरूर होता है, पर वो खत्म घर की चार दीवारी के अंदर होता है। और ये खामोशी ऐसी होती है जैसे बाहर का कोई इंसान ना देख पाता है ना सुन पाता है। जब पुलिस का पेपर वर्क खत्म हो जाता है, भीड़ छट जाती है सड़क से, कांच के टुकड़े साफ हो जाते हैं ना, तब असली कहानी शुरू होती है। वही, और वो कहानी 20-30 साल तक चलती है। सोर्स मटेरियल में इसकी एक इतनी दिल छू लेने वाली कहानी है जो पूरी रियलिटी को सीधे लाकर दिमाग में बिठा देती है। आप वो थर्सडे इवनिंग वाले इंसिडेंट की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब एक औरत थर्सडे की शाम को अपने हस्बैंड की पसंदीदा डिश बना रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, एक डेली रूटीन, और अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज होती है। उस आवाज का टोन, वो हिचकिचाहट, और बिना पूरी बात सुने ही उस औरत को सब समझ आ जाता है। उसके हाथ अपने आप गैस बर्नर बंद कर देते हैं। और उस गैस बर्नर के बंद होने के साथ ही उस घर की पुरानी आत्मा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। क्योंकि देखिए, घर सिर्फ ईंटों या सीमेंट से नहीं बनते। सही बात है। घर बनते हैं उन छोटी छोटी आदतों से, शेयर्ड रूटीन से, उस सुबह की चाय से, और उस एक छोटे से डेली प्रॉमिस से कि शाम को कोई वापस लौट कर आएगा। पर जब वो रिटर्न नहीं होता तो घर का ढांचा वहीं रहता है, पर फाउंडेशन टूट जाती है। एकदम टूट जाती है। एक ऐसी टूटन जिसे कोई कारपेंटर रिपेयर नहीं कर सकता। ये सुनते हुए ना मेरे दिमाग में एक आसान सी एनालॉजी आ रही है। जैसे एक चलती हुई घड़ी हो, एक बड़ी सी क्लॉक जिसमें से किसी ने चुपचाप एक जरूरी गियर, एक छोटा सा पुर्जा निकाल लिया हो। अच्छा, घड़ी वाला एग्जाम्पल? हाँ, बाहर से घड़ी बिल्कुल ठीक दिखती है, दीवारें वही हैं, फर्नीचर अपनी जगह पर है, जूते दरवाजे के पास वैसे ही रखे हैं जैसे सुबह थे, पर अंदर का वक्त और उसका रिदम हमेशा के लिए रुक गया है। और उस रुकी हुई धड़कन का असर देखिए। सोर्स में उस औरत की एक और डिटेल काफी ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है। एक्सीडेंट के 3 साल बाद भी वो औरत डाइनिंग टेबल पर 2 कप रखती है। ओह वाह, 3 साल बाद भी? हाँ, एक आदत जो दिमाग में पूरी तरह वायर हो चुकी है। फिर अचानक रियलिटी हिट करती है और वो एक कप वापस रख देती है। ये तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के ना होने से घर के हर फिजिकल ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है। यानी जो चीजें पहले नॉर्मल टूल्स थीं, आम जिंदगी का हिस्सा थी, वो अचानक से कुछ और बन जाती हैं। एक खाली कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है। वो गवाह बन जाती हैं, विटनेसेस। एक खाली कुर्सी, बाथरूम में रखा एक एक्स्ट्रा टूथब्रश, दरवाजे की आवाज पर अचानक वहां देखने की आदत, ये सब एक ऐसी प्रेजेंस के गवाह बन जाते हैं जो अब वहां नहीं है। इमोशनल दर्द की ये तस्वीर वाकई बहुत भयानक है। पर एक और सच्चाई ये भी है कि दुनिया किसी के दुख के लिए अपना पहिया नहीं रोकती। दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत रूथलेस है सोसाइटी। हाँ, दुख अपनी जगह है, पर कल सुबह दूध वाले का बिल तो आएगा ही। अगर हम इस इमोशनल दर्द से थोड़ा बाहर निकल कर देखें तो प्रैक्टिकल लेवल पर एक एक्सीडेंट एक परिवार को फाइनेंशियली कैसे तोड़ता है। जिंदगी की हार्श मैथमेटिक्स यहीं से शुरू होती है। ईएमआई, रेंट, बच्चों की फीस, ये सब तो उसी डेट पर आएंगी ना। किसी भी मिडिल क्लास घर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी के अचानक चले जाने के हिसाब से डिजाइन थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं, उस हिसाब से कोई सेविंग नहीं करता। एक इनकम सोर्स उस घर का पिलर होता है जिस पर अगले 10 साल के सपने टिके होते हैं। जब वो पिलर बिना वार्निंग के टूट जाता है तो पीछे बचे हुए इंसान को सिर्फ रोना नहीं होता है। उन्हें बैंक स्टेटमेंट्स भी देखने होते हैं। एग्जैक्टली।
एक हाथ से आंसू पोंछने होते हैं और दूसरे हाथ से कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां सर्वाइवल का प्रेशर ठीक से दुख भी बनाने नहीं देता। और इस लड़ाई में बच्चों के वो मासूम सवाल भी आते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। जैसे वो वापस कब आएंगे, या हम अब उस बड़े वाले घर में क्यों नहीं रहेंगे। ये सवाल किसी को भी अंदर तक तोड़ सकते हैं। पर यहाँ सोर्स मटेरियल पढ़ते वक्त ना मुझे एक और सच्चाई दिखी जिस पे शायद ध्यान नहीं जाता। हम हमेशा एक्सीडेंट को मौत से नापते हैं, पर मान लीजिए कोई बच जाता है लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ये कैसा दुख है। मतलब कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो। हाँ, किसी को ऐसी चोट लग जाए कि वो जिंदगी भर बेड रिडन हो जाए, तो वो ग्रीफ कैसा होता है। ये एक ऐसा शैडो ग्रीफ है जिसे हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी का लॉजिक बहुत बाइनरी है। लोग आकर कहेंगे भगवान का शुक्र है जान तो बच गई। हाँ, मतलब सोसाइटी के लिए चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। सही कहा। लेकिन रियलिटी में उस घर के अंदर एक नया और लंबा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। एक बिल्कुल नया रोल जन्म लेता है केयर गिविंग का, जिसके बारे में किसी को कोई ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है। एक दिन आप एक आम लाइफ जी रहे हैं और अगले दिन एक फुल टाइम नर्स बन जाते हैं। और ये बहुत थका देने वाला रोल है। हॉस्पिटल के लगातार अपॉइंटमेंट्स, तरह तरह की दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी के सेशंस, और इस सब में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है उस इंसान का फ्रस्ट्रेशन जो कल तक इंडिपेंडेंट था, जो घर का ब्रेड विनर था। हाँ, और अब अपनी बेसिक नीड्स के लिए दूसरों पर निर्भर है। उस फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा अक्सर उसी पर निकलता है जो सबसे करीब होता है, यानी केयर गिवर, स्पाउस। इसका मतलब फिजिकल बॉडी तो वहां जिंदा है, पर जो लाइफ वो दोनों कल तक जी रहे थे वो हमेशा के लिए जा चुकी है। दोनों अपनी पुरानी जिंदगी खो चुके हैं। एक इंसान अपनी मोबिलिटी खो चुका है और दूसरा इंसान अपनी आजादी खोकर एक परमानेंट केयरटेकर बन गया है। और सोसाइटी तो आगे बढ़ जाती है। रिश्तेदार 2 हफ्ते बाद अपने काम पर लौट जाते हैं, पर उस एक कमरे के अंदर जहां दवाइयों की महक हर वक्त रहती है, वहां वक्त काफी धीमा हो जाता है। आइसोलेशन बहुत बढ़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। आप दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, वेकेशंस खत्म हो जाते हैं। वो आइसोलेशन उस घर को एक ऐसी जगह बना देता है जो किसी जेल से कम नहीं लगता। ये पॉइंट दिमाग में पूरी तरह बैठ गया है। लेकिन आगे बढ़ते हुए सोर्स मटेरियल एक और ऐसे पर्सपेक्टिव को लाता है जिसके बारे में लोग सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सपने में भी नहीं सोचते। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा हिस्सा। हाँ, और ये इस चर्चा का सबसे बड़ा अहम मोमेंट है। हमने बात की विक्टिम के घर की, पर एक केयरलेस मोमेंट सिर्फ एक घर को नहीं तोड़ता, वो एक ही झटके में 2 घरों को एक साथ तोड़ता है। दूसरा घर है अक्यूज्ड का, यानी उस इंसान का जिसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ। ये सच में बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। चलिए अक्यूज्ड की फैमिली के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। सोचिए, उस आदमी की पत्नी सुबह अपनी ऑर्डिनरी रूटीन में थे, बच्चे स्कूल गए हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है। जब पता चलता है कि हस्बैंड ने एक फेटल एक्सीडेंट किया है और अरेस्ट हो गया है, तो शुरू के 5 सेकंड उसके जिंदा होने की राहत मिलती है, लेकिन छठे सेकंड से ही एक भयंकर डर शुरू होता है। लीगल प्रोसेस का डर, पुलिस स्टेशन के चक्कर, वकीलों की फीस और अचानक एक क्रिमिनल की फैमिली बन जाने का टैग। हाँ, वो घर तुरंत लीगल सिस्टम के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जो सालों तक चलता है। बेल करवाना, कोर्ट की डेट्स, और इस सब में बच्चों का हाल सोचिए। बच्चों की सिचुएशन तो शायद सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती होगी। कल तक वो स्कूल में आम बच्चे थे, आज अचानक उन पर उंगलियां उठने लगती हैं। वो बस एक्सीडेंट करने वाले के बच्चे बन जाते हैं। उनकी पहचान उनके पिता की गलती से जुड़ जाती है। उन बच्चों को ऐसी शर्मिंदगी और गिल्ट झेलना पड़ता है जिसका उन्होंने कभी कोई रीजन ही नहीं दिया था। उन्हें समझ नहीं आता होगा कि सड़क पर आंख मिला के कैसे चलें। बिल्कुल, और इन बच्चों के पास इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। वो उस शेम को क्वाइटली अंदर ही अंदर अब्सॉर्ब करते हैं, जो उनकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। पर देखिए, यहाँ मेरे दिमाग में ना एक छोटी सी उलझन आती है। थोड़ा पुशबैक करूंगी मैं यहाँ। जब हम ये सब सुनते हैं अक्यूज्ड के परिवार का दुख, तो क्या इससे गलती करने वाले की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी छोटी नहीं लगने लगती? अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम उस लॉ ब्रेकर पर सिंपैथी दिखाएंगे तो जिसने जान गंवाई उसके दुख का क्या? क्या हम गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इस तरह? ये उलझन आना बहुत लाजमी है, पर इसको क्लियर करना जरूरी है। ये पूरा पर्सपेक्टिव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो एकदम एब्सोल्यूट है, यानी लॉ अपना काम करेगा। 100%। जिसने लॉ तोड़ा है उसे सिस्टम के हिसाब से पूरी सजा मिलनी ही चाहिए। पर यह दूसरे घर की तबाही को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम नतीजे के असली स्केल को समझ सकें।
अच्छा, मतलब कॉन्सिक्वेंस कहाँ तक जाता है? हाँ, हम सोचते हैं नतीजा सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़ने वाले तक रुकता है, पर ऐसा नहीं है। उस एक गलती की आग उसके खुद के मासूम परिवार तक पहुंचती है, जिसने वो गाड़ी तेज चलाने की कोई चॉइस नहीं ली थी। समझ गई। मतलब जब कोई नशे में या जल्दबाजी में स्पीड लिमिट तोड़ता है, तो वो सिर्फ अपने बारे में लापरवाह नहीं हो रहा, वो एक्चुअली अपने खुद के बच्चों के फ्यूचर और पत्नी के मेंटल पीस को उस गाड़ी के बॉनेट पर रखकर स्पीड बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब एक इंसान समझता है कि उसका डिसीजन उसकी फैमिली तबाह कर देगा, तब शायद बिहेवियर में असली शिफ्ट आए। और एक और बात, एक बड़ा क्लास डिवाइड भी इस लीगल आफ्टरमैथ में बहुत क्लियरली दिखता है। क्लास डिवाइड वो कैसे? पैसा इस लीगल स्ट्रगल को कैसे इफेक्ट करता है? सोचिए, अगर गलती करने वाला एक बहुत अमीर इंसान है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, वो इस लीगल स्टॉर्म को किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे। बैकअप प्लान्स होते हैं उनके पास। पर अगर अक्यूज्ड एक आम लो मिडिल क्लास वर्कर हो, जिसके पास कोई मेजर सेविंग्स नहीं है, एक लंबा कोर्ट केस, बार बार की पेशी, इनकम का रुक जाना, ये कॉम्बिनेशन उस परिवार को कंप्लीटली बैंकरप्ट कर देता है। वो इकोनॉमिकली और सोशली पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। ये सच में डरावना है। और जब पैसों की बात आती है तो लीगल प्रोसेस का एक और एस्पेक्ट दिमाग में आता है। आप कॉम्पेंसेशन की बात कर रही हैं? हाँ, कॉम्पेंसेशन, इंश्योरेंस का पैसा। अक्सर एक परसेप्शन होता है कि चलो क्लेम पास हो जाएगा और सिचुएशन फाइनेंशियली ठीक हो जाएगी, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या सच में किसी लाइफ का नुकसान पैसों से बराबर किया जा सकता है? चैप्टर 3 इसको बहुत अच्छे से समझाता है, जिसे वो इल्यूजन ऑफ कॉम्पेंसेशन कहते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास दुख नापने का कोई मीटर तो होता नहीं है। उन्हें तो बस सिस्टम्स चलाने होते हैं। वही, इसलिए वो हर ह्यूमन लॉस पर एक फिगर सेट कर देते हैं, जैसे 20 लाख या 50 लाख का कॉम्पेंसेशन। पर ये इल्यूजन कैसे है? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो 50 लाख एक बड़ी फिगर होती है। पेपर पर वो फिगर बहुत कंफर्टिंग लगती है, पर प्रैक्टिकलिटी में वो पैसा बहुत तेजी से इवापोरेट होता है। इन्फ्लेशन, बच्चों की आगे की पढ़ाई, और एक और बहुत जरूरी चीज है, इनविजिबल डोमेस्टिक लेबर। इनविजिबल लेबर मतलब जो काम दिखते नहीं है। हाँ, एक पेरेंट सिर्फ बाहर जाकर कमाता नहीं था, वो बच्चे को पढ़ाता था, घर के रिपेयर्स देखता था, मार्केट से सब्जी लाता था। अब बचे हुए पेरेंट को या तो वो सारे काम अकेले करने होंगे, जिसकी वजह से उसकी नौकरी इफेक्ट होगी, या फिर उनको इन कामों के लिए बाहर से किसी को हायर करके पैसे देने होंगे। बिल्कुल। और वो 50 लाख का चेक उस घड़ी के मिसिंग गियर को वापस फिट तो नहीं कर सकता ना। सही बात है। पैसा एक माँ या बाप को वापस नहीं ला सकता, जो आने वाले 40 सालों तक उस डिनर टेबल पर बैठकर बातें करता। अगर बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक चेयर खाली है, तो दुनिया का कोई चेक उस खाली जगह की आवाज को दबा नहीं सकता। और इसी पॉइंट से एक आखिरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो कि सोसाइटी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, द सोसाइटल रिपल इफेक्ट। एक एक्सीडेंट का इम्पैक्ट सिर्फ उन 2 परिवारों तक रुकता नहीं है, उसका असर बाहर भी जाता है। ये बिल्कुल वैसा है ना, जैसे एक शांत झील में किसी ने एक बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। हाँ, रिपल्स वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है इसके लिए। पत्थर झील में एक जगह पर गिरता है, यानी वो एक्सीडेंट की जगह, पर उसके गिरने से जो लहरें बनती हैं, वो उन किनारों तक पहुंचती हैं जिनका उस पत्थर से कोई सीधा लेना देना था ही नहीं। और उन लहरों का नतीजा देखिए। मान लीजिए जो इंसान सड़क पर मारा गया, वो एक एंटरप्रेन्योर था। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली थी और 10 लोगों को नौकरी दी थी। अच्छा, तो अब उन 10 लोगों पर भी असर आएगा। हाँ, जब उस एंटरप्रेन्योर की मौत होती है, तो सिर्फ एक बॉडी का फ्यूनरल नहीं होता, उन 10 लोगों की नौकरी और उनके 10 परिवारों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर अचानक संकट आ जाता है। यानी उस एक हादसे की वजह से उन वर्कर्स के बच्चों की पढ़ाई, उनका आने वाला रेंट, सब कुछ अचानक आधार में लटक गया। और अब इसको पूरी सोसाइटी के लेवल पर सोचें। हर साल हजारों ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो इजीली रोके जा सकते थे। ये हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी का एक मैसिव ड्रेन है। धीरे धीरे हम कमजोर हो रहे हैं। हर मौत, हर परमानेंट इंजरी हमारे फ्यूचर को ड्रेन कर रही है। ये वो लोग थे जो बिजनेस बनाते, सोसाइटी में पॉजिटिव योगदान देते। हम अपने देश का भविष्य लिटरली सड़कों पर खो रहे हैं। तो जब हम इन सारे बिंदुओं को एक साथ रखते हैं, तब क्लियर होता है कि व्हेन द होम ब्रेक्स सिर्फ एक टाइटल नहीं, एक डार्क ट्रूथ है। एक छोटी सी आदत जैसे 2 सेकंड के लिए फोन चेक करना सिर्फ एक रूल का टूटना नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी रूल बुक का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम अपने या किसी और के घर की बुनियाद को खतरे में डाल रहे हैं।
नतीजे जनरेशन्स तक झेले जाते हैं। तो इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए हमें बुक का सबसे बड़ा लेसन मिलता है। सेफ्टी को लॉ कंप्लायंस की तरह मत देखिए। ये पुलिस के चालान से बचने का तरीका नहीं है। सेफ्टी अपने परिवार से प्यार जताने का दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। सड़क पर ध्यान रखना, उस वादे को निभाना है कि आप शाम को ठीक-ठाक वापस लौटेंगे। इन सब बातों के बीच मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल उलझ गया है आखिर में। अगर स्पीड सच में इतनी ही खतरनाक है, अगर 2 सेकंड की जल्दबाजी ऐसी तबाही मचा सकती है, तो दुनिया की हर गाड़ी बनाने वाली कंपनी अपने स्पीडोमीटर्स में 220 या 240 किलोमीटर पर आवर की लिमिट क्यों देती है? ये तो सोचने वाली बात है। जबकि हमारे यहाँ पब्लिक सड़क पर 100 या 120 से ऊपर जाना अलाउड ही नहीं है। तो क्या हमारा पूरा ऑटोमोबाइल सिस्टम ही हमें लिमिट्स तोड़ने का लालच देने के लिए बना है? क्या हम मशीन्स ऐसी बना रहे हैं जो सेफ्टी से ज्यादा थ्रिल बेचती हैं? सोचिए इस बारे में। जब तक आप अगले सफर पर निकलें, याद रखिए वहां उस टेबल पर एक कप आज भी इंतजार कर रहा है। उसे हमेशा के लिए खाली मत होने दीजिए। आराम से घर पहुंचे।